Dear students, welcome to Rauz IAS देहरादून। आज आप MM साहिल के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गरीबी का अध्ययन करेंगे। गरीबी से सिविल सेवा परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में समय समय पर उपयोगी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और भविष्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गरीबी किसे कहते हैं। गरीबी किसी भी देश की एक मौलिक विशेषता मानी जाती है जो कि हमारी सरकार की सामाजिक आर्थिक नीति से संबंधित है। इसीलिए गरीबी को सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वर्तमान विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में गरीबी जो है सामाजिक आर्थिक एक प्रमुख समस्या है। ये समस्या भारत ही नहीं विश्व के प्रत्येक देश के अंतर्गत मौजूद है। इसीलिए गरीबी को विश्व की सर्वव्यापी सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में भी जाना जाता है। विश्व के प्रत्येक देश के द्वारा गरीबी को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है ताकि उस देश के नागरिक अच्छे और बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सके। इसी क्रम के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी यदि हम देखें कि गरीबी क्या है, तो अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह परिभाषित किया गया कि किसी भी देश के नागरिक यदि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है या किसी भी देश के नागरिक मूलभूत आवश्यक सेवाओं से वंचित हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी सेवाओं का अभाव होना, इसी को गरीबी के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत के अंतर्गत भी गरीबी को परिभाषित करते हुए गरीबी की परिभाषा के मापन का आधार कैलोरी बास्केट को माना गया, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा कितना निश्चित उपभोग एक दिन के अंतर्गत किया जाता है, इसके मापन की विधि कैलोरी बास्केट के रूप में जानी जाती है, जिसे भारत के अंतर्गत गरीबी का प्रमुख आधार माना गया है। तो हमारे जो एक तरीके से भारत के अंतर्गत कैलोरी बास्केट के आधार पर यह परिभाषित किया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत 2400 कैलोरी से कम उपभोग करता है, उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिदिन नागरिक 2100 कैलोरी से कम उपभोग करता है, उन्हें भारत के अंतर्गत गरीब माना जाएगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक के द्वारा 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग को गरीबी का आधार माना गया। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संस्था विश्व बैंक के द्वारा भी गरीबी मापन का कार्य किया गया और विश्व बैंक के द्वारा गरीबी मापन को परिभाषित करते हुए बताया कि विश्व के देशों के अंतर्गत ऐसे नागरिक जिनकी प्रतिदिन आय 1.25 डॉलर से कम है, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा क्या बताया गया कि विश्व के ऐसे देशों के नागरिक जिनकी प्रतिदिन आय 1.25 डॉलर से कम है, उन्हें गरीब माना जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया कि विश्व के अंतर्गत 1.2 अरब लोग गरीब हैं ना।
क्या विश्व बैंक ने क्या बताया इस आधार पर कि विश्व के अंतर्गत 1.25 जो है लोग गरीब हैं, जिसका 1/4 भाग भारत के अंतर्गत निवास करता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि एक तरीके से भारत, यह जो विश्व के अंतर्गत 1.25 करोड़ लोग हैं, इसका 30% भाग भारत के अंतर्गत निवास करता है। अर्थात भारत विश्व का ऐसा देश है जहां सर्वाधिक लोग जो गरीब हैं वो निवास करते हैं। अर्थात भारत के अंतर्गत विश्व के समस्त देशों में सर्वाधिक गरीब लोग निवास करते हैं। अब देखिए, जब निवास करते हैं तो भारत के अंतर्गत गरीबी के मापन का कार्य ब्रिटिश काल से लेकर वर्तमान समय तक जारी है। हमारे भारत सरकार के द्वारा गरीबी के मापन के लिए और गरीबी को परिभाषित करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी समितियां हमारी गरीबी पर गठित हुई हैं। ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत भारत के अंतर्गत गरीबी को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया गया। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी को परिभाषित करते हुए जेल लागत निर्वाह सूचकांक का प्रतिपादन किया। जब जेल लागत निर्वाह सूचकांक दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पहली बार गरीबी को परिभाषित कर दिया गया। उसके उपरांत भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के पश्चात भारत के अंतर्गत योजना आयोग के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर गरीबी को मापन और परिभाषित करने का प्रयास किया गया। अर्थात भारत के अंतर्गत योजना आयोग ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर गरीबी को परिभाषित करने का प्रयास किया। जब गरीबी को परिभाषित करने का प्रयास किया तो हमारे योजना आयोग के द्वारा इसके लिए आधार वर्ष 1960-61 को आधार बनाया और 60-61 के आधार पर गरीबी को जब परिभाषित करने का प्रयास किया गया तो इसके लिए नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों को आधार माना गया। तदुपरांत यानी कि 1962 से लेकर तदुपरांत योजना आयोग गरीबी मापन का कार्य करता रहा। जब गरीबी मापन का कार्य करता रहा तो इसी क्रम के अंतर्गत हमारे योजना आयोग के द्वारा नीलकंठ दांडेकर बीएम रथ कमेटी का गठन किया गया, जिनकी रिपोर्ट भारत के अंतर्गत नीलकंठ दांडेकर बीएम रथ फार्मूले के नाम से जानी गई। जब नाम से जानी गई तो 1979 के अंतर्गत पहली बार दांडेकर रथ फार्मूले के अंतर्गत गरीबी मापन के लिए शहरी और ग्रामीण पृथक पृथक सूचकांक प्रस्तुत किए गए। तदुपरांत हमारी भारत सरकार अस्तित्व में आई और श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी जैसी प्रमुख समस्या के निराकरण के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया तो एक प्रकार से भारत में गरीबी को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया। इसी क्रम में हमारे 1979 के अंतर्गत वाई के अलग कमेटी का भी गठन किया गया। वाई के अलग कमेटी का गठन किया गया। वाई के अलग कमेटी के द्वारा भी रथ फार्मूले और दांडेकर फार्मूले का समर्थन करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए पृथक पृथक सूचकांकों का प्रतिपादन किया गया। तदुपरांत भारत के अंतर्गत
गरीबी जैसी समस्या के निराकरण के लिए 1989 के अंतर्गत टीटी लकड़वाला समिति का गठन कर दिया गया। और टीटी लकड़वाला समिति का जब गठन कर दिया गया तो लकड़वाला प्रमुख आर्थिक सलाहकार भी माने गए, जिन्होंने भारत के अंतर्गत गरीबी मापन के लिए कैलोरी सूचकांक का प्रतिपादन किया और कैलोरी सूचकांक का प्रतिपादन करते हुए शहरी उपभोक्ता सूचकांक और ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया, जिसे योजना आयोग के द्वारा स्वीकृत किया गया और इनकी सिफारिशों के आधार पर भारत में कैलोरी मापन गरीबी का प्रमुख आधार माना गया। हाल ही के अंतर्गत गरीबी निराकरण कैसे किया जाए और गरीबी को वास्तविक स्थिति क्या है, इसके अध्ययन के लिए भारत के अंतर्गत सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। यानी कि सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट भारत के अंतर्गत एक बार गरीबी पर पुनः चर्चा का विषय बनी। जब 2004 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी के आकलन के लिए किया गया। 2009 के अंतर्गत तेंदुलकर समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिनकी रिपोर्ट को कॉस्ट ऑफ लिविंग सूचकांक के नाम से जाना गया। अर्थात इनके द्वारा कैलोरी के स्थान पर प्रतिदिन उपभोग खर्च को गरीबी मापन का आधार बताया गया। जब आधार बताया गया तो तेंदुलकर समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत यह परिभाषित किया गया कि भारत का ऐसा कोई भी नागरिक जो 27 रुपए प्रतिदिन, भारत का ऐसा कोई भी नागरिक जो 27 रुपए प्रतिदिन अर्थात लगभग 816 रुपए प्रति माह खर्च करता हो। दूसरी ओर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिदिन 33 रुपए अर्थात 1000 रुपए प्रति माह। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत यह परिभाषित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक यदि 27 रुपए प्रतिदिन उपभोग करता है अर्थात 816 रुपए प्रति माह खर्च करता है और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 33 रुपए प्रतिदिन अर्थात 1000 रुपए प्रति माह खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की गरीबी प्रतिशत दर जो है हमारे 38% से घटकर 21% लगभग परिभाषित की गई, जिसकी रिपोर्ट की व्यापक आलोचना हुई और भारत सरकार के द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए सी रंगराजन समिति का गठन कर दिया गया 2012-14। जब 12-14 सी रंगराजन समिति का गठन कर दिया गया तो सी रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के उपरांत गरीबी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह परिभाषित किया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 33 रुपए प्रतिदिन 33 रुपए प्रतिदिन अर्थात 1000 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 47 रुपए प्रतिदिन खर्च करता हो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। अर्थात सी रंगराजन समिति ने यह परिभाषित किया कि यदि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी भारत का नागरिक यदि 1000 रुपए प्रति माह खर्च करता है और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 1400 रुपए लगभग खर्च करता है, वो गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा अर्थात गरीब नहीं होगा। जिनकी रिपोर्ट के आधार पर भारत के अंतर्गत वर्तमान समय के अंतर्गत गरीबी दर 29% लगभग परिभाषित की गई।
वर्तमान सरकार के द्वारा गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए। तो वर्तमान में भारत की गरीबी 29% मानी जाती है। जब 29% लगभग मानी जाती है तो इसी समय भारत के अंतर्गत जो है, जब सुरेश तेंदुलकर समिति आया तो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो है गरीबी के आकलन के लिए एसआर हाशिम समिति का गठन भी किया गया। एसआर हाशिम समिति की सिफारिशों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम 2013 को लागू किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत भारत की लगभग जो है 75% जनसंख्या के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड और दिल्ली भारत के ऐसे राज्य हैं जहां सर्वप्रथम इस अधिनियम को लागू किया गया था। दूसरी ओर प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा भी जो है गरीबी के आकलन पर एक पुस्तक प्रस्तुत की गई, पॉवर्टी एंड इकोनॉमी, जो इनकी प्रमुख पुस्तक है। इन समितियों के आधार पर यदि हम देखें तो भारतीय राज्यों के अंतर्गत जो है गरीबी की स्थिति अलग अलग प्रकार से है, जहां से अक्सर ये प्रश्न भी आते हैं कि किस राज्य में गरीबी सर्वाधिक है, किस राज्य में सबसे कम है, कहां सबसे कम गरीब लोग निवास करते हैं। तो आइए देखते हैं इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर कि भारतीय राज्यों की स्थिति किस प्रकार है।